हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपसे कहा था मैं बाबर से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो वीडियो आ गई है फ्रेंड्स। इसमें हम बाबर के कैसे भारत में आया, कैसे मुगलों का आगमन भारत में हुआ, इस चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल से। और ये बुक जो कि एक स्टैंडर्ड बुक है, जो आईएएस और पीसीएस के कैंडिडेट्स को रेफ़र की जाती है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, सतीश चंद्रा की बुक है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी की बुक है। और इसी स्टैंडर्ड बुक से मैं आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। और फ्रेंड्स, दूसरी बात यह है कि इस बुक में एक एक चैप्टर में कम से कम 20-20, 25-25 पेज हैं, लेकिन हमें सब नहीं पढ़ना, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो फ्रेंड, इसमें हम सिर्फ बाबर को देखेंगे, क्योंकि आने वाले अगले पार्ट में मैं फिर हुमायूं का वीडियो बनाऊंगा इसी चैप्टर से। तो अभी हमें सिर्फ बाबर पर कंसंट्रेट करना है। तो इस चैप्टर का मैंने आपको एकदम निचोड़, एकदम मलाई मलाई जो है ना, वो निकाल के आपके सामने रख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य एशिया और भारत में मुगलों का आगमन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको कहानी बताता हूँ। जो 15वीं शताब्दी में ये उस्मानी साम्राज्य थे, ये 15वीं शताब्दी में के मध्य में इनका पुनरुत्थान हुआ। पुनरुत्थान का मतलब, मान लो ये 15वीं शताब्दी में एकदम मरे पड़े हुए थे, लेकिन 15वीं शताब्दी में इनमें जान आ गई। और ये जान मतलब सत्ता में आते ही इन्होंने मिस्र और मेसोपोटामिया पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर अब इनकी धीरे धीरे लालच और बढ़ने लगा, और उस लालच के चक्कर में इन्होंने सोचा क्यों ना मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह ईरान और इराक को भी हथिया लिया जाए। लेकिन इतना आसान नहीं था, क्योंकि ईरान में भी एक सुल्तान था, शिया मिताब लंबी सब्बी साम्राज्य, जो 15वीं शताब्दी के आखिरी चौथाई भाग में सत्ता में आया। तो अब ये चाहता था कि मैं ईरान और इराक पे कब्जा जमा लूँ, और वो उस्मानी साम्राज्य सोच रहे थे कि हम जमा लें। फिर ईरान और बगदाद पर अधिकार के लिए वह उस्मानी साम्राज्यों से भी टकराया। फिर इनका शिया मतलबी का और उनका उस्मानी साम्राज्य के बादशाहों के साथ टकराव हुआ। तो इनकी इधर लड़ाई चली रही थी। और फिर इधर तैमूर 1415 में मरा, लेकिन उसका एक पोता होता है शाहरुख मिर्ज़ा। वह अपने साम्राज्य का एक भाग बचाने में सफल रहता है, और वह अपने साम्राज्य में कला और साहित्य को प्रोत्साहन देता है। और उसके काल में समरकंद और हेरात पश्चिमी एशिया के सांस्कृतिक केंद्र बन गए। तो फ्रेंड्स, जो आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है कि शाहरुख मिर्ज़ा के शासनकाल में ऐसे कौन से दो राज्य थे, या मतलब ऐसे दो कौन से जगह थी जो साहित्यिक और कला का प्रोत्साहन करने के लिए केंद्र माने जाते थे। तो वो थे समरकंद और हेरात। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर ये तैमूर मर चुका है 1405 में। उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैमूरी साम्राज्य छोटे छोटे दो भागों में बट गया, क्योंकि अब इनका जो मैन था वो तो मारा जा चुका था। अब तो ये तितर बितर हो रहे थे। तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैमूरी साम्राज्य छोटे छोटे दो भागों में बट गया। इसके कारण दो नए तत्वों को सामने आने का मौका मिला। तत्व को फ्रेंड ऐसे बोल सकते हैं कि दो कोई उस टाइम बंदे रहे होंगे, या दो कोई सेनापति या राजकुमार या कोई बादशाह होगा। तो दो नए तत्व, वो अपना राज्य जमाने के लिए सोच रहा होगा, और दूसरा अपने जमाने के लिए सोच रहा होगा। तो उन दोनों को सामने आने का मौका मिल गया। तो उनको मौका मिल गया। इधर उत्तर में उज्बेकों का एक तुर्क कबीला अक्सास पार के क्षेत्र में घुस आया। इधर ये दोनों लड़ रहे थे आपस में ही दोनों। तो उत्तर में उज्बेकों का एक तुर्क मंगोल कबीला अक्सास पार क्षेत्र में घुस आया, और पश्चिम में सफवी नाम का एक नया राजवंश ईरान में वर्चस्व जमाने लगा। तो देख लो फ्रेंड्स, कहानी कैसे आगे बढ़ रही है। इस तरह 16वीं सदी में एशिया में तीन शक्तिशाली साम्राज्य उस्मानी, सफवी और उज्बेकों के बीच की ज़मीन तैयार हो चुकी थी। मतलब ये तीनों शक्तिशाली
साम्राज्य से उस्मानी, सफवी और उज़्बेक, इन दोनों की टकराव की ज़मीन तैयार हो चुकी थी। और फाइनली हम पहुंचते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसका हमें इंतज़ार था। तो अब बाबर आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड, 1494 12 वर्ष की आयु में ही बाबर अक्सार क्षेत्र के एक छोटे से राज्य फरगना का राजा बना दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे ही उसने राजा बनते ही सबसे पहले बाबर ने अपने चाचा से समरकंद को छीनने का प्रयास किया। देख लो फ्रेंड्स, बाबर 12 वर्ष की आयु में ही राजा बनते ही उसने सबसे पहले अपने चाचा से समरकंद को छीनने का प्रयास किया, परंतु वह दोनों अवसरों पर शीघ्र ही दोनों बार असफल हो गया, अपने चाचा से हार गया, क्योंकि उसके चाचा का एक सेनापति था सहवानी खान। तो फ्रेंड्स देखिए, सहवानी खान ने बाबर को हराकर समरकंद को जीत लिया। बाबर ने 2 बार इससे हारा सहवानी खान से, तो बाबर को हराकर समरकंद जीत लिया। और बाकी जो ये सहवानी खान है, इसने तैमूरी राज्यों को भी रौंद डाला। जो ये तैमूर हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, वो जो 2 नए बंदे सामने आए थे, इसने उनको भी रौंद दिया। ठीक है, तो बाबर यहाँ से हार के बाद, दोनों बार हार गया, तो हार के बाद वो नाराज़ होकर या गुस्सा होकर यहाँ से चल देता काबुल की ओर। देखो यहाँ लिखा हुआ है, उसने तैमूरी राज्यों को रौंद दिया। इससे बाध्य होकर बाबर काबुल की ओर चला। तो वो 2 बार हार कर उदास हो गया होगा, तो वो चल पड़ा यहाँ से काबुल की ओर। और काबुल जाते ही उसने 1504 में काबुल को जीत लिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसने काबुल को जीता, उसने पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया। बाबर ने फ्रेंड्स पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जो पहले तैमूर उत्तराधिकारियों के अधीन कई पीढ़ियों तक रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी। बाबर ने फिर क्या कहते हैं, पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद इधर उत्तर पश्चिम भारत में राजनीतिक स्थिति में बाबर का प्रवेश द्वार के लिए उपयुक्त थी। तो बाबर अब एंट्री करने वाला ही है। और इधर 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। ये सिकंदर लोदी वही है जिसने आगरा शहर को बसाया था। और उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी तख्त पर बैठा, गद्दी पर बैठा। और उसने बैठते ही अपने राज्य में अपने राज्य की शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयास किया। तो ये लिखा हुआ है कि उसने केंद्रीकृत साम्राज्य बनाने के लिए प्रयासों ने अफगान सरदारों को चौकन्ना कर दिया। तो जैसे ये इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, इसने अपने राज्य की ताकत बढ़ानी चाहिए। और इस हलचल से जो अफगान सरदार थे ना, वो चौकन्ने हो गए कि भाई ये तो आते ही अपने राज्य की पूरी शक्ति चौगनी कर रहा है दिन रात। तो अफगान सरदारों को चौकन्ना कर दिया। और राजपूतों का एक सरदार था जो राजपूतों का एक शक्तिशाली सरदार अफगान पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी था। तो ये दौलत खान लोदी था, ये सोच रहा था कि मैं इब्राहिम लोदी से दोस्ती कर लूँ। तो इब्राहिम लोदी के दरबार में, नेक्स्ट पेज पर तो ये दौलत खान लोदी था ना, तो ये सोच रहा था मैं इब्राहिम लोदी से दोस्ती कर लूँ। तो उसके दरबार में देखो ये लिखा हुआ है, इसने दरबार में सुलह करने का प्रयास किया। लेकिन यही फ्रेंड बाद में इससे गद्दारी करेगा। गद्दारी से कि 1518 में 1518-19 में बाबर ने भीड़ा का किला जीत लिया। 1518-19 में बाबर ने भीड़ा का किला जीत लिया। फिर उसने दौलत खान और इब्राहिम लोदी को संदेश भेजकर उन क्षेत्रों को देने की मांग की जो तुर्कों के थे। देख लो फ्रेंड्स, बाबर ने जाते ही वहाँ भीड़ा का एक किला था, उसे जीत लिया। और फिर उसने दौलत खान और इब्राहिम लोदी को पत्र से अपना कोई संदेश भाग या दूत भेजा, या कोई मैसेंजर या डाकिया कुछ भी कह लो, उसको भेजा उनके पास कि जाओ उनको बोलो कि जो ये क्षेत्र है ना, जो पहले तुर्कों के अधीन थे, ये हमें वापस दे दें। पर दौलत खान लोदी है ना, ये बाबर के दूत को लाहौर में कैद कर लेता है या नज़रबंद कर लेता है। तो देखो लिखा है, दौलत खान लोदी ने बाबर के दूत को लाहौर में नज़रबंद कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके दूत को
उसके दूत को नज़रबंद यानी कि कैद कर लिया लाहौर में। और जो बाबर ने भीना का किला जीता था ना 1819 में, उस भीना के किला पर भी कब्जा कर लिया दौलत खान लोधी ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं आगे। तो फिर इससे 1520-21 में बाबर ने एक बार सिंधु नदी को पार किया। तो बाबर का जो भीना का किला था उस पर दौलत खान लोधी का कब्जा हो गया था। तो 1520-21 में बाबर ने फिर एक बार सिंधु नदी को पार किया और आसानी से भीना और सियालकोट पर कब्जा कर लिया, जो हिंदुस्तान के दो द्वार थे। तो फ्रेंड क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि 1520-21 में बाबर के टाइम में हिंदुस्तान के दो द्वार किसे कहा जाता था? तो वो था एक भीना और दूसरा सियालकोट, जो इस टाइम पाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। तो इसने इस पर कब्जा कर लिया। अब देखना फ्रेंड्स, दौलत खान लोधी अब क्या चाल चलता है और इस बाबर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसी समय दौलत खान लोधी ने अपने बेटे दिलावर खान के नेतृत्व में बाबर के पास भेजकर उसे भारत आने का निमंत्रण दिया। तो ये दौलत खान लोधी है ना, ये देखो अब यहाँ से इसने एक नई चाल चली है। तो इसने अपने बेटे को दिलावर खान लोधी को वहाँ पे मतलब बाबर के दरबार में दूत बनाकर भेजा कि जाओ बाबर के दरबार में और उसे भारत आने का निमंत्रण दो। ठीक है, और दूसरी बात इसने ये कही कि उसे बताना जाके कि इब्राहिम लोधी को ना सत्ता से हटा दे, जिसके साथ ये मतलब दोस्ती करके बैठा है, क्योंकि वह निरंकुश है। ठीक है, तो देख लो इसने अपने बेटे को भेजा और उसे इब्राहिम लोधी को मतलब सत्ता से हटाने के लिए, उसे मार डालने के लिए अपने बेटे को बाबर के दरबार में दूत बनाकर भेजा। लेकिन जैसे इसका बेटा पहुंचता है ना बाबर के दरबार में, तो वहाँ राणा सांगा, जिसे राणा कुंभा भी कहते हैं, तो वहाँ राणा सांगा का मतलब एक दूत ऑलरेडी बैठा हुआ था उसके दरबार में, और वो भी बाबर को भारत पर नियंत्रण करने के लिए, हमला करने के लिए ही उसे इनविटेशन देने गया था। तो देखना फ्रेंड्स, वही लिखा है उसी समय राणा सांगा का एक संदेश वाहक बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देने के लिए पहुंचता है। तो मतलब पहले तो ये गया इसका बेटा दिलावर खान, और उसी समय राणा सांगा का भी एक दूत वहाँ पर बैठा था, मैसेंजर, वो भी उसे इनवाइट कर रहा था कि आओ हमारे भारत पर आक्रमण करो और उसे नियंत्रण करने का प्रयास करो। ठीक है, तो इसने तो ये भेजा था कह के कि दौलत खान लोधी को मतलब सत्ता से हटाओ और मुझे बिठाओ अपने बेटे को कह के। तो फिर अब वही बात है, पहली लड़ाई देखो अभी यहाँ से तैयार होती है, पानीपत की पहली लड़ाई। तो बाबर का और इब्राहिम लोधी का सामना पानीपत में हुआ। इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सैनिक थे और 1000 हाथी थे। फ्रेंड्स ध्यान रखना इस आंकड़े को। बाबर से इब्राहिम लोधी का सामना पानीपत में हुआ, उसके पास 1 लाख सैनिक थे और 1000 हाथी थे। लेकिन बाबर के पास दो मतलब असला बारूद चलाने वाले 2 तोपची थे। बाबर ने उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक 2 उस्मानी उस्ताद तोपचियों की सेवा ली, मतलब उसने मदद ली बाबर ने इन तोपचियों की। एक का नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि पहली बार भारत में मतलब बारूद का इस्तेमाल पानीपत के फर्स्ट युद्ध में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट। लेकिन ये देखो यहाँ लिखा हुआ भारत में बारूद का ज्ञान तो पहले था, लेकिन हम मतलब बारूद तो भारत में पहले था, खासकर उधर दक्षिण के इलाकों में, बट हम यूज नहीं करते थे उनको मतलब जान बांध लेने के लिए। तो मतलब उत्तर भारत में बाबर के आगमन के बाद ही इसका तोपों में इस्तेमाल हुआ। तो समझ गए होगे फ्रेंड्स, भारत में बारूद तो पहले था लेकिन हम उनको यूज नहीं करते थे तोपों में, मतलब बम के टाइप में लोगों को मारने काटने के लिए। तो जो ये यूज हुआ है ना, ये बाबर के आने के बाद ही इसका उपयोग हुआ है तोपों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये लड़ाई हुई थी ना पानीपत की, इसमें मतलब इब्राहिम लोधी की मतलब सत्ता की कमर ही तोड़ के रख दी बाबर ने, क्योंकि उसके पास तोपची थे। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ गया? हाँ ये रहा। इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी की मतलब सत्ता की कमर ही तोड़ के रख दी बाबर ने, तोड़ दी। और तथा दिल्ली से आगरा तक मतलब
अब बाबर ने इब्राहिम लोदी को तो हरा दिया, उसकी कमर तोड़ दी उसकी सत्ता की। अब दिल्ली से आगरा तक का पूरा क्षेत्र बाबर के अधीन था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन बाबर को इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए 2 सख्त लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। देख लो फ्रेंड्स, आ गई ना वहीं पर बात। जो ये राणा सांगा था ना, इसने मतलब अपना दूध भेजा था कि जाओ बाबर को इनवाइट करो भारत में, अब उसी के साथ इसकी लड़ाई होगी। तो यहाँ लिखा है, लेकिन बाबर को इस क्षेत्र पर अपनी मजबूत पकड़ करने के लिए 2 सख्त लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। एक तो मेवाड़ के राणा सांगा के खिलाफ, और दूसरी पूर्वी अफगानों के खिलाफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब राणा सांगा की बारी आ गई, क्योंकि इब्राहिम लोदी को तो इसने निपटा दिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं खानवा की लड़ाई। जो सिंधु और गंगा में मैदान पे ना, जो बाबर ने मतलब अपना अधिकार जमा लिया था, तो राणा सांगा के लिए मतलब एक चिंता सी हो गई थी, उसे चुनौती बन गई थी। तो राणा सांगा ने ये कहा कि या तो बाबर को मैं बाहर कर दूं यहाँ सिंधु गंगा की वादी से, या फिर उसे वहीं रोक दिया जाए, उसे आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो वह इसकी तैयारी करने लगा, मतलब बाबर को रोकने के लिए, या मतलब वहीं तक लिमिट में रहने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इब्राहिम तो वो तैयारी करने लगा। इधर इब्राहिम लोदी तो मारा जा चुका, लेकिन उसका छोटा भाई था महमूद लोदी, वह भी मतलब राणा सांगा का साथ दे रहा था। और साथ वो इसलिए दे रहा था क्योंकि उसे लगता था कि अगर राणा सांगा जीत गया ना, तो दिल्ली की गद्दी मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मेरा भाई तो मर ही चुका है। इधर से ये साथ दे रहा था, और इधर मेवात का एक शासक था हसन खान मेवाती, और क्या कहते हैं, और प्रमुख राजपूत शासक ने भी राणा सांगा का साथ दिया। मतलब इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी भी राणा सांगा का साथ दे रहा था, इस उम्मीद में, उसे इस होप में वो साथ दे रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि अगर राणा सांगा जीत गया ना, तो दिल्ली की गद्दी, मेरा भाई तो मर चुका है, तो मैं ही बैठूंगा उस पर। और इधर जो क्या कहते हैं मेवाती शासक था एक हसन खान, वो भी साथ दे रहा था, और उसके साथ जो राजपूत शासक थे ना, वो भी राणा सांगा का साथ दे रहे थे बाबर के लिए। तो देखना फ्रेंड्स, कितने बंदे यहाँ हो गए हैं इसके साथ, लेकिन बाबर अकेला है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बाबर ने आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर खानवा एक जगह है फ्रेंड्स, वहाँ पर अपना ठिकाना बनाया है, और उस ठिकाने पर ही लड़ाई हुई, तो इसीलिए इसे खानवा की लड़ाई कही जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो खानवा की लड़ाई 1527 में बहुत भयानक रही। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, खानवा की लड़ाई 1527 में हुई, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इस लड़ाई में ना मतलब बहुत ही कत्लेआम हुआ था। तो आगे हम देखेंगे। जो ये राणा सांगा था ना, राणा सांगा ने बाबर के दाएं बाजू पर भयानक हमले किए। ठीक है फ्रेंड, राणा सांगा ने बाबर के दाएं बाजू पर भयानक हमले किए, मतलब उसे काट ही डाला था, मतलब इतनी ज़ोर से बहुत ही कत्लेआम हुआ था इस युद्ध में, और मतलब उसे काट ही डाला था। पर मुग़ल जो बादशाह क्या कहते हैं बाबर की सेना थी, उनके पास तो तोपें थी, तो मुग़ल तोपों ने राणा की सेना पर भारी पड़ा, और धीरे धीरे सांगा की सेना पीछे धकेल दी, और अंत में उसे पराजित भी किया। धीरे धीरे उसे पीछे धकेल दी, जैसे यहाँ लिखा है, सांगा की फौजें घिर गईं, और भयंकर मारकाट के बाद पराजित भी हुई। मतलब इनके जो तोपची थे ना, उन्होंने धीरे धीरे राणा की सांगा को पीछे धकेल दिया, और चारों तरफ से घिर भी गई, भयंकर मारकाट के बाद मतलब हार भी गई। खानवा के युद्ध पानीपत की लड़ाई की नकल कही जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पष्ट बात यह है कि जो ये था ना, क्या कहते हैं, राणा सांगा, इसने मतलब इब्राहिम लोदी जो पहले बाबर से हारा था, मारा था बाबर ने, तो मतलब इसके उससे क्या कहते हैं, इस लड़ाई से मतलब इसने कुछ सीखा नहीं। तो ये देखो लिखा है कि राणा सांगा की पराजय के बाद, मतलब इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद राणा सांगा ने कुछ सीखा नहीं, और ना ही बाबर की जो क्या मतलब रणनीति थी, क्या उसके दिमाग में चल रहा, उसका कुछ अध्ययन नहीं किया, बस ये ऐसे ही जाके भिड़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक मैं और बात बता देता हूँ इस कि क्या कहते हैं इस लड़ाई के बारे में, मतलब कि ये पानीपत की ना हूबहू नकल थी। इसमें पानीपत के युद्ध में भी बहुत कत्लेआम हुआ था, और इस युद्ध में भी बहुत कत्लेआम हुआ था। कहा जाता है ये कि मतलब राणा सांगा की सेना ना, मतलब राणा सांगा था, और वो इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी था। चलिए फ्रेंड्स, इस बात को मैं आगे बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, पहले वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मतलब उसने राणा सांगा को निपटा दिया। ठीक है, और उसको निपटाने के बाद ना,
खानवा की लड़ाई ने दिल्ली और आगरा क्षेत्र पर मतलब बाबर का पूरा अधिकार मतलब सुरक्षित कर दिया कि अब बस बाबर ही बाबर है। ठीक है, दिल्ली और आगरा तो अब आ ही गई बाबर के अंडर। तो आगरा के जो पूरब में ना ग्वालियर और धौलपुर के किले थे, बाबर ने मतलब उन किलों को भी जीता और अपनी स्थिति और भी मजबूत कर दी। मतलब दिल्ली से मतलब आगरा के पूरब में ग्वालियर से लेकर धौलपुर वगैरह में वहाँ तक पूरा बाबर ने मतलब सब कुछ जीत लिया था और बाबर ने पूरा अपनी कंडीशन पूरी मजबूत कर ली थी। फ्रेंड्स, ये यहाँ मेरा घर ना रेलवे ट्रैक के मतलब थोड़ी सी दूर है, तो रेल की आवाज़ आपको आ रही होगी तो वॉइस इग्नोर करें और आप जो कहानी चल रही है बाबर की आप उस पर फोकस करें। तो जो हसन खान मेवाती था ना, जो राणा सांगा का साथ दे रहा था, अब बाबर ने उसे भी नहीं छोड़ा। उससे मतलब अलवर का एक बहुत बड़ा हिस्सा छीन लिया और उसके अलावा जो मालवा में मेदिनी राय था ना, चंदेरी में मेदिनी राय, अब उसके खिलाफ अभियान चलाया। तो मतलब अब वो बाबर का जो क्या कहते हैं मेदिनी राय का चंदेरी का युद्ध, अब उसके खिलाफ युद्ध का अभियान चलाया। तो देखिए फ्रेंड्स आगे, अब बाबर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में थे सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन जो अभी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ना कुछ अफगान ऐसे थे जो मतलब अफगानों का वर्चस्व था, उन्होंने बाबर को मतलब अपना वो नहीं माना था कि करता धरता बाबर ही है, मतलब उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की थी, उसके बाबर के अधीन नहीं आए थे। पर जो अधीन नहीं आए थे ना, वो अभी भी सोच रहे थे कि हम बाबर को उखाड़ फेंकने के लिए भी हमेशा तैयार हैं, मतलब बाबर से भिड़ने के लिए। तो अफगान सरदार थे ना, तो उनको सह पता कौन दे रहा था? बंगाल का एक शासक था नुसरत शाह। मतलब ये इन अफगानों का साथ दे रहा था जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में थे और जिन्होंने अभी तक बाबर को अपना मतलब बादशाह नहीं माना था। और वो ये चाहते थे कि हम बाबर से अगर वो हमारे साथ ज़बरदस्ती करेगा तो हम उससे भिड़ भी जाएंगे, और उसे उखाड़ फेंकने के लिए वो जो शह दे रहा था ना, वो बंगाल का शासक था नुसरत शाह। और वो शह इसलिए दे रहा था क्योंकि नुसरत शाह की एक बेटी थी ना, इब्राहिम लोदी को ब्याही थी। मतलब ये इब्राहिम लोदी का वो था ससुर, जो पहले पानीपत की लड़ाई में जिसने बाबर ने जैसे मार डाला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे कहानी बनाकर याद करेंगे ना तो लंबे समय तक याद रहेगा। तो आगे चलते हैं। उसने अपनी बेटी लोदी को ब्याही थी। इससे पहले अफगान पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुगल हकीमों को भगाकर कन्नौज तक पहुंच चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। मतलब जो अफगान थे ना, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुगल हकीमों को भगाकर कन्नौज पहुंच गए थे। जो वहाँ पर मतलब पूर्वी अफगान थे ना, तो ये कुछ वहाँ मुगल हकीम भी थे, उनको भगा दिया। और मतलब जो ये अफगान थे ना, ये इन्होंने ही कब्जा कर लिया, मतलब मुगलों को हटा दिया वहाँ से। तो ठीक है, चुके थे। पर ये होता है कुछ समय बाद इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, जो खानवा में बाबर के खिलाफ लड़ चुका था, तो यहाँ वो आ गया। देखो फ्रेंड्स, जो इब्राहिम लोदी का भाई जो खानवा के युद्ध में लड़ चुका था ना, वो बिहार लड़ चुका था, वो बिहार जा पहुँचा। अब देखना आगे क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो महमूद लोदी का भाई तो जो पहले लड़ चुका था बाबर के खिलाफ खानवा के युद्ध में, वो बिहार चला गया। तो कुछ समय बाद ना बाबर भी पूरा जोश में ही आ गया। कुछ समय बाद बाबर ने मालवा से सीधे कन्नौज जाकर तीखी लड़ाइयाँ लड़ी और अफगानों को हराया। जो अब अभी ऊपर पड़े हैं ना, कि जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में अफगान बैठे थे जिन्होंने बाबर की सत्ता स्वीकार नहीं की थी, तो उनकी जाके मतलब चढ़ाई कर दी बाबर ने और उनको हराया। और जौनपुर तक का जो सारा क्षेत्र था ना, उस पर कब्जा कर लिया बाबर ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1529 में बनारस के पास गंगा पार करके उसने 1529 में उसने बनारस में गंगा पार की करके उसने, तो फ्रेंड्स नीचे पढ़ा है हमने कि 1529 में उसने गंगा पार की और बनारस से मतलब आगे बढ़कर ना कोई घाघरा के संगम पर अफगानों और बंगालों को जो पूर्वी अफगानों को सह दे रहा था ना, बंगाल का नुसरत शाह, उसकी संयुक्त सेना का सामना किया।
तो मतलब अभी बंगाल के पास पहुंच गया। अफ़गानों को तो पहले हरा ही चुका है, और जो थोड़े बहुत बचे थे नुसरत शाह के पास थे, तो नुसरत शाह की सेना का सामना किया। ठीक है, तो नुसरत शाह ने भी मतलब इसके आगे घुटने टेक दिया, और उसने एक बंगाल, ये लिखा है, उसने बंगाल के नुसरत शाह से एक संधि कर ली, मतलब सलाह कर ली, मतलब उसे कुछ दे दिया होगा। संधि तो सुलह में तो यही होता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि इतना क्षेत्र तुम्हारा, इतना हमारा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके नीचे ये लिखा, मतलब संधि कर ली। तो यहाँ से ये लिखा कुछ समय बाद मतलब बाबर अब वापस जा रहा है इंडिया से। कुछ समय जब बाद काबुल जाते हुए लाहौर के पास ये चल बसा या इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बाबर की मतलब 3-4 लड़ाइयाँ जो हमने पढ़ी। आगे लिखा है इसमें बाबर, यही है कि इसमें भारत में बाबर के आगमन का महत्व क्या था। तो ये हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि बाबर अब भारत में आया था, उससे क्या लाभ हुआ, क्या हानियाँ हुई। तो मैं बता देता हूँ, आप देख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। यही हुआ कि कुछ को दुख हुआ, कुछ को नहीं हुआ, लेकिन आगे मैं बता देता हूँ इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि बाबर का आपने कई बार पढ़ा होगा कि बाबर ने बाग बगीचे लगाए, वो शराब वगैरह पीता था, महंगी शराब पीता था, और अपना उसने, और क्या कहते हैं, ये देखो यहाँ इम्पोर्टेंट है, इसके सीधा मैं इसके पास लेके आ गया हूँ आपको। तो फारसी में ना उसने, बाबर ने अपना पूरा जो तुझो के बाबरी है बाबरनामा, ये लिखी थी अपनी। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखना। बाबरनामा जो तुझो के बाबरी है बाबर ने खुद लिखी थी, और फारसी में। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसने बहते हुए पानी में संयुक्त अनेक सुंदर बाग बगीचे लगाए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये मतलब याद रख लेना, ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। तो इतना याद रखना, बाबर मतलब महंगी शराब वगैरह पीता था, उसने अपनी फारसी में बाबरनामा लिखा, और वो बाग बगीचे लगाता था, लगाए उसने। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो बाबर की जो मेन जो मतलब इस चैप्टर का नीचे देखो, यहाँ से बाबर हुमायूं की वो शुरू हो जाती है। तो हुमायूं की वीडियो मैं अगले पार्ट में बनाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना याद रखना कि वो काबुल से जाते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है लाहौर के पास। और ये यहाँ से बाबर का महत्व तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उसने मतलब महंगी महंगी शराबें पीता था, वो बाग बगीचे लगाए तो जो कि बाबरी लिखी। ठीक है फ्रेंड्स, अब सुनो, जो मैं कह रहा था ना आपको कहानी बताने के लिए पानीपत की और इसके क्या कहते हैं घाघरा के युद्ध की, तो सुनो फ्रेंड्स, पानीपत से बहुत ही दिलचस्प कहानी है, क्योंकि मैं भी पानीपत से ही हूँ। मैं पानीपत हरियाणा से हूँ, और पानीपत के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई बार एग्ज़ाम में ना आईएएस में लेकर पानीपत को लेकर कई इंटरव्यू में सवाल पूछे गए हैं। तो वो सवाल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता दूं, जो पानीपत का पहला युद्ध था ना, इतना कत्लेआम हुआ था ना, कि हमारे यहाँ पानीपत में एक जगह है काला आम, मतलब एक बाग था, आमों का बाग था उसका, मतलब आमों का बाग ही कहते थे उसे पहले। लेकिन जब पानीपत में वो लड़ाई हुई ना, तो मतलब इतना खून बहा उस बाग में, लड़ाई हुई थी बाग के आसपास, तो बाग में भी लड़ाई हुई, तो मतलब इतना खून बहा था, तो जो बाग था ना, उसके जिन पेड़ों पे आम लगते थे तो वो बिल्कुल काले पड़ गए थे, मतलब इतना खून बहा था। तो इसीलिए उस जगह का नाम काला आम रख दिया गया। और मैं वहाँ काफ़ी बार घूम के भी आया हूँ, पानीपत में हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मतलब उस जगह का ही नाम काला आम रख दिया, क्योंकि उस बाग में जब भी आम लगते थे ना, तो वो काले पड़ जाते थे, क्योंकि पेड़ ही काले हो गए थे खून से। तो ये थी एक कहानी। और हाँ, पानीपत का पहला युद्ध मैं बता दूँ कि इतना कत्लेआम हुआ था ना, और जो ये कहते हैं घग्गर का युद्ध था, ये हूबहू पानीपत के उसकी क्या कहते हैं पानीपत के युद्ध की कॉपी थी। कॉपी किस लिए थी, क्योंकि उसमें भी बहुत कत्लेआम हुआ था। और इसमें क्या कहते हैं, इसमें खानवा के युद्ध में, इसमें राणा सांगा था, इसके साथ महमूद लोधी था, और एक दो मेवाती शासक था, हसन खान, जैसा कि हमने पढ़ा है। इन सब की सेना थी लगभग, इनकी सेना मतलब क्या बताऊं, मतलब 3-4 लाख थी, ऐसी थी, 2 लाख के करीब, 2 लाख प्लस ही थी। और बाबर की सेना लगभग 20,000 थी। अगर नॉर्मल लड़ाई होती ना फ्रेंड्स, तो सही बता रहा हूँ, एक एक थप्पड़ भी बांटे में नहीं आता।
लेकिन उनके पास तोपें थी। और चक्कर पता क्या है, मैं आपको यहाँ देखो समझाता हूँ। इसके बैक साइड पे जो अपने वाले योद्धा थे ना, वो ऐसे लड़ते थे, लीड करते थे फ्रंट में जाके, मतलब वो फ्रंट में आगे रहते थे। मतलब यहाँ इधर समझाता हूँ आपको ढंग से। हाँ, तो इधर समझाता हूँ फ्रेंड्स। जैसे ये है, मतलब यहाँ बाबर की सेना है, ये पीछे सैनिक खड़े, फिर पीछे सैनिक खड़े, यहाँ बाबर खड़ा होता था तीसरे चौथे रो में पीछे, सैनिकों के पीछे। और जो अपने वाले थे ना, वो एकदम फ्रंट में खड़े होते थे ऐसे, फ्रंट में, मतलब पहले सेनापति, उसके बाद वो जो भी है उनका मेन राणा सांगा वगैरह थे। तो इस वजह से बाबर देखो, एक दो तीस चौथी लेयर में बाबर खड़ा, और यहाँ ये फ्रंट में ही खड़े हैं, तो डेफिनेटली हार तो होनी है। और सही बताऊँ ना, इनकी सेना इतनी ज़्यादा थी और बाबर की सेना मात्र 20,000 थे। और शायद मुझे याद हो अगर कंफर्म, तो बाबर ने इसी युद्ध में ना एक नारा दिया था, जिहाद का नारा। और उस नारे ने इतना जोश भर दिया था बाबर के सैनिकों में, तो उसने ये नारा दिया था, जिहाद खतरे में है। मतलब इस्लाम धर्म खतरे में है, जिहाद खतरे में है। मेरे को ज़्यादा इस नॉलेज नहीं है इस जिहाद प्याद के बारे में। तो वो 20,000 सैनिक ऐसे लड़े थे ना, मतलब ये दो, 1 डेढ़ 2 लाख थे ना, इन पे भी भारी पड़ गए थे वो। अगर ये जो नॉर्मली होता ना, तो मैं सही कह रहा हूँ, अगर ये भी 2 लाख थे, मतलब 2 लाख प्लस ही थे, ये 20,000 थे बाबर की सेना। अगर इनको एक एक थप्पड़ भी मार देना तब भी ये मर जाते। लेकिन उस टाइम इनके पास लड़ने की टेक्निक थी नहीं थी, अब जो भी इनका दिमाग रहा होगा। तो आप बात करते हैं आईएएस के इंटरव्यू की, क्वेश्चन की। तो पानीपत के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पानीपत में कई बार युद्ध वगैरह हुए, तो आईएएस के इंटरव्यू में सवाल ये आया कि इतिहास की जो लड़ाइयाँ हैं ना, मेन लड़ाइयाँ, तो वो पानीपत में ही क्यों हुई, ऐसा क्या कारण है पानीपत में। तो आईएएस के इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। तो सवाल, उसका आंसर मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, क्योंकि पानीपत है ना, जो सबसे मेन रीज़न है यहाँ की है जो क्लाइमेट। आप कहीं चले जाओ, जो किसी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे शिमला चले जाओ, चंडीगढ़, तमिलनाडु, कहीं भी, मुंबई वगैरह कहीं भी, तो सबसे जो मेन फैक्ट है वो वहाँ की जलवायु पे होता है। पानीपत की जलवायु बहुत ही अच्छी है, ना तो यहाँ ज़्यादा गर्मी है, ना ही ज़्यादा वर्षा वगैरह होती है। ठीक है, अब ये ना हो कि लड़ाई चल रही है और अब बारिश होने लगी, दो दो दिन तक दो दो तीन दिन तक बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही, तो लड़ाई कहाँ से होगी। तो मतलब यहाँ सब कुछ स्टेबल है। और दूसरी बात अगर करूँ, तो यहाँ पे ना, मतलब पानीपत एकदम प्लेन है, सपाट एरिया है, पहाड़ वगैरह कुछ नहीं है। अब मान लो कहीं लड़ाई हो रही है, कुछ बंदे पहाड़ पे चढ़े हुए हैं, एक सेना पहाड़ पे है और दूसरी बिल्कुल धरातल में है, तो ऐसे लड़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो मतलब पानीपत एकदम प्लेन एरिया है, लड़ाई वगैरह बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो सकती है। और तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है, ये दिल्ली के बिल्कुल पास में ही है। हमारे यहाँ से दिल्ली से मतलब लगभग 89-90 किलोमीटर है। तो ये दो तीन मेन कारण थे। तो ये आईएएस इंटरव्यू में कई बार पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। इसका दूसरा पार्ट हुमायूं से रिलेटेड मैं ज़रूर बनाऊंगा, तो यू जस्ट वेट एंड वॉच। अगर किसी बंदे को एक बार में समझ ना आए, मतलब बंदा बोल रहा हूँ, किसी स्टूडेंट को ना समझ आए, तो प्लीज़ दोबारा देख लेना। और मैं फ्रेंड्स कैमरा हाथ में लेकर वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत कैमरा हिल डुल रहा होगा, तो आप इस पर फोकस मत कीजिए। मतलब मैंने एकदम डीप में जाके पढ़ाया है आपको। मतलब इतना भी पढ़ लोगे ना तब भी बहुत है, मतलब आपको एग्ज़ाम में कभी बाबर तंग नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।